हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लूसेंट का फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे देखते हैं हम और उसको खत्म करते हैं फाइनली 2024 एडिशन को। तो यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से चलती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होती है? 2v1 v2 by v1 plus v2। क्या होगा औसत चाल? 2v1 v2 by v1 plus v2। अगला पॉइंट है कि जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से और शेष आधे समय में v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होती है? तो v1 plus v2 by 2 होता है। अगर आधा समय में और v1 चाल से आधा समय में v2 चाल से चले तो उसका औसत चाल होता है v1 plus v2 by 2। आगे देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है? तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट है त्वरण। तो त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है त्वरण भी और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और इसे मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होती है? ऋणात्मक होती है और इसे मंदन कहते हैं क्योंकि धीरे धीरे फिर जाके रुक जाती है। अगला पॉइंट है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के साथ गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस गति को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। और ये जो वक्र पथ बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य पथ या ट्राइजेक्टरी बोलते हैं। प्रक्षेप्य पथ या ट्राइजेक्टरी कहते हैं। अर्थात जब कोई पिंड क्या करता है ना कि वो नियत त्वरण के साथ मतलब एक समान वो चलते रहता है और पिंड के वेग की दिशा से उसका त्वरण भिन्न होता है। कि जैसे कि पिंड जा रहा इधर और त्वरण है और पिंड इधर जा रहा है और उसका त्वरण इधर है तो वो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे घूमते घूमते ये प्रोजेक्टरी बन जाता है, प्रक्षेप्य गति बन जाती है। आगे देखते हैं कि यह सदैव जो प्रक्षेप्य गति होती है परवलयाकार होता है और धनुष से छोटा बाण जैसा होता है। हवाई जहाज से गिराया बम, तोप से छोटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होते हैं और ये सभी प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। तो पूछ सकता है कि तोप से छोटा हुआ जो गोला होता है वो किस गति का उदाहरण है? तो प्रक्षेप्य गति से का उदाहरण है। जहाज से गिराया हुआ बम किसका उदाहरण है? तो प्रक्षेप्य गति का। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति क्या है? तो एक द्विविमीय गति है अर्थात एक समतल में गति करती है। अगला पॉइंट है कि प्रक्षेप्य गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पे ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो अगर उसको यहाँ से फेंक रहे हैं तो अगर अधिकतम दूर तक फेंकना है, यहाँ तक फेंकना है तो इसको लगभग 45 डिग्री के एंगल में फेंकेंगे तो ऐसे जाकर के ये यहाँ पे सबसे अधिकतम दूरी गिरेगा तो यहाँ पे इसका होना चाहिए 45 डिग्री एंगल। और प्रक्षेपण कोण जो अगला पॉइंट है, प्रक्षेपण कोण थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास क्या होता है? समान होता है। और यहाँ पे कोई भी हो छोटा सा थीटा एंगल हो 30, 25 और 90 माइनस थीटा हो उतना ही, जैसे कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पे जितना दूरी ये क्षैतिज जाएगा उतना ही 60 पे अगर फेंकेंगे ना 60 पे ऐसे तो भी ये उतना ही दूरी तय करेगा। तो जो हमारा प्रक्षेप्य गति था वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और थीटा पे और अगला पॉइंट क्या था? 90 प्लस थीटा अर्थात 30 पे जो जितना ये 36 परास तय करेगा 30 पे फेंकने पे उतना ही ये 60 पर भी फेंकने पर करेगा। आगे देखते हैं प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो उच्चतम बिंदु होता है ना वहां पे वेग एवं त्वरण के बीच 90 का कोण बनेगा। मान लें कि हम यहाँ से 45 पे फेंक रहे हैं तो ये हो गया इसका उच्चतम बिंदु। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेग जाना चाह रहा है ऐसे सीधा और यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है त्वरण, तो ये क्या हो गया इसका
यहाँ पे इस तरह से नीचे आना चाह रहा है और ये वेग इधर जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया इन दोनों के बीच में। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके ये दोनों मिक्स होके गिर जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वृत्तीय गति। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वृत्तीय गति पूछा जाए कैसी गति है, तो त्वरित गति है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है और त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। वृत्तीय गति में जो वृत्तीय गति है इसमें वेग की दिशा इधर है, इधर सीधा ऊपर जाना चाह रही है, त्वरण इधर जाना चाह रही है, तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों का गति अलग अलग है और एक दूसरे से लंबवत है। अगला पॉइंट है कि डोरी से जो बंधा हुआ एक पत्थर होता है उसको तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पे पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। आगे देख लेते हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग के बारे में है कि वृत्ताकार मार्ग पे गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात ये जो रेखा है 1 सेकेंड में जो ये केंद्र से त्रिज्या जो जा रही है वृत्त की चाप पे 1 सेकेंड में जितना पार करेगा, तो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस तय करेगी और उससे जो एंगल बनता है थीटा, वहीं पे वो क्या है, कोणीय वेग कहते हैं। कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं और इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है। अर्थात ओमेगा बराबर क्या होगा, तो थीटा बाई टी। तो ओमेगा जो कोणीय वेग होता है वो थीटा जितना एंगल से वो घुमा है त्रिज्या और बटा में टी अर्थात समय, कितना समय में घुमा है, क्योंकि प्रति सेकेंड निकालना होता है। हम आगे देखते हैं यदि कण 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई n। यदि जो कण है वो 1 सेकेंड में n चक्कर लगा रहा है, इस वृत्त पर n चक्कर लगा रहा है, तो ओमेगा जो कोणीय वेग बराबर हो जाता है 2 पाई अर्थात 180 पाई 180 डिग्री को इंडिकेट करता है, तो 2 पाई 360 डिग्री। तो ये पूरा घूम गया, इसका मतलब 360 डिग्री घूम गया, ये पूरा हो गया तो 360 डिग्री हो गया, तो 360 गुणे n जितना चक्कर लगाया तो 2 पाई n और ओमेगा वही होता है उसका कोणीय वेग, अर्थात 1 सेकेंड में वो कितना डिग्री एंगल घूमा। आगे देखते हैं कि क्योंकि एक चक्कर में जो कण होता है 2 पाई 360 डिग्री रेडियन से घूम जाता है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो है वो r है और कण 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या लिखेंगे, तो वृत्त की परिधि इंटू n अर्थात 2 पाई r। अगर हमें सिर्फ r त्रिज्या में थीटा नहीं पता है हमें, तो r उसका त्रिज्या पता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो 2 पाई r एक चक्कर हो गया और जितने चक्कर लगाया उतने चक्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हो जाएगा उसका रेखीय चाल, लीनियर स्पीड। क्योंकि कोणीय में कोण का मेजरमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसका होता है 2 पाई n कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r n हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं अर्थात v बराबर क्या होता है, 2 पाई r n, जो क्या होता है, रेखीय वेग होता है, v होता है। तो ये रेखीय वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई n और फिर अलग से कर देंगे r, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई n को अलग कर देंगे तो 2 पाई n ओमेगा होता है और r अलग से, तो v अर्थात रेखीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू r, अर्थात कोणीय वेग और त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग जो भी होता है कोणीय वेग से थोड़ा सा ज्यादा होगा इंटू r त्रिज्या से गुणा करेंगे तो उसी पर फॉर्मूला बन गया है रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। आगे देखते हैं
n के पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। अगला पॉइंट है कि न्यूटन की गति नियम। तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। भौतिकी के पिता जो न्यूटन है, इन्होंने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही न्यूटन के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, और इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगला पॉइंट है कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो पहला नियम होता है ना, प्रथम नियम, उसको गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। तो जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, और इसी गुण को उस वस्तु को क्या कहते हैं? जड़त्व। मतलब अपनी जड़ता, अपनी जो भी है ना, उसको बचा के रखना, उसमें चेंजिंग जल्दी से नहीं करना। अगला पॉइंट है प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उससे किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बल की परिभाषा वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। अगला पॉइंट देखते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण। तो जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इनमें क्या है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पे उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो कोई मोटर गाड़ी है तो वो अगर अचानक से चल दिया, आगे की तरफ चलेगा तो पीछे झुकेंगे, और रुक जाएगा तो आगे झुकेंगे, क्योंकि ये सब जड़त्व के कारण होता है। अगला पॉइंट है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के जो कण होते हैं वो झड़कर गिर पड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं संवेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, v इंटू m, ये हो गया संवेग। और यह एक सदिश राशि है, क्योंकि v इसमें लगा है तो v वेलोसिटी सदिश होती है, इसलिए संवेग भी सदिश है। और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि m जो हो गया मास हो गया, ये एक अदिश है, और इसका kg होता है, और v का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। और इसका हमको अगर मान लीजिए कि निकालना है डायमेंशन, तो कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन m जो kg है उसको कैसे डिनोट करेंगे? m, तो m पर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक है kg, इंटू, और इसके साथ क्या है? मीटर। तो मीटर को जो दूरी है उसको कैसे डिनोट करते हैं? l से, तो l हो जाएगा, और l पे क्या हो जाएगा? 1। और फिर इस सेकेंड को किससे डिनोट करते हैं? t से, तो t और बटा में है तो इस पे ऊपर जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन या बीमीय सूत्र किसका? तो संवेग का। तो ml t के पावर -1, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लिया जाएगा। बस याद करना है जो वो फोर्स का ml t के पावर -2। आगे देखते हैं न्यूटन का द्वितीय गति का नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है, और वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में आरोपित होता है।
अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या होता है, फोर्स बराबर m में बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। तो इसमें भी बल का यूज किया गया, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना है। पहले नियम में बल की परिभाषा है न्यूटन के, और दूसरे नियम में क्या है, उसको वो डिराइव किया हुआ है, उसका सूत्र बनाया हुआ है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और संवेग में परिवर्तन जो होता है वही बल की दिशा में होता है। अतः न्यूटन के दूसरे नियम से बल का क्या होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, उसका सूत्र प्राप्त होता है, फॉर्मूला प्राप्त होता है, पहले से परिभाषा। आगे देख लेते हैं हम कि किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या होता है, तो F बराबर kx, और k क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, और x क्या होता है, वो उसका जो लंबाई होता है, उसको x से डिनोट किया गया। तो जो स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या हो जाएगा, kx हो जाता है, जहाँ के स्प्रिंग का क्या है, बल नियतांक है। अगला पॉइंट है कि स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न जो प्रत्यानयन है ना, वो बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। तो एकांक वृद्धि होने पर, मान लीजिए ये x हो गया इसका दूरी, तो इसमें हम इधर से बल लगा रहे, इधर से हम बल लगा दिए, तो बल लगा दिए तो थोड़ा सा क्या हुआ कि इसमें, और थोड़ा सा ये इधर खींच दिए, बल ला के इधर से खींच रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, मान लीजिए इतना सा बढ़ गया, ये इधर इसको खींचे, इधर खींचे तो इतना सा बढ़ गया। तो जो इतना सा वृद्धि हुआ है ना एकांक, तो इसको इस एकांक को, ये मान लीजिए एकांक कितना, डेल्टा x वृद्धि हुआ, तो इसको वृद्धि होने में जो फोर्स लगा है ना, तो वही क्या हो गया, इसका नियतांक अर्थात k का वैल्यू हो गया। तो कोई स्प्रिंग में जो एकांक इकाई, जैसे x का इकाई भाग को वृद्धि होने में जितना फोर्स लगा वही उसका नियतांक होता है। आगे देखते हैं कि यदि स्प्रिंग के बल नियतांक k को इन समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल जो नियतांक होगा वो क्या होगा, n होगा। तो बल नियतांक k को इन समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n होगा। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे ये हो गया हमारा x, और इसका एकांक की जो वृद्धि हुआ है इसमें, क्योंकि हम इसको खींचे हैं, तो एकांक की जो डेल्टा x वृद्धि हुआ है, तो यही तो k है, तो यही k है, इस पे जो फोर्स लगा है तो वही तो k है। तो इसको अगर ऐसे छोटे 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 n भाग में बांट देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, n इंटू k हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग का पूरा बल है, पूरा जितना उसमें बल लगाएंगे, कितना बल लगा है, तो उसको n के से हम निकाल लेंगे, और पूछा जाएगा पूरा x जो स्प्रिंग है तो उस पर कितना बल लगा, तो n के से नोट कर देंगे। आगे देखते हैं कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, तो ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी का दूसरा नियम का ही अंग है। न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। तो इनके तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बस यही है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर क्या होता है, चलाने वाला पीछे की ओर धक्का लगता है उसको, क्योंकि उसको उसमें से गोली आगे की तरफ निकलती है। नाव से किनारे कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाता है, और रॉकेट को उड़ाने में भी ऐसा होता है। तो ये सब क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगला पॉइंट है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है वो नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग जो है वो भी डिस्ट्रॉयड, जो ऊर्जा के बारे में होता है वैसे। अगला पॉइंट है आवेग। जब कोई बड़ा बल, बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समय अंतराल, और ये क्या हो जाएगा, उसके संवेग में परिवर्तन कर देगा।
क्योंकि ज्यादा बल लगा रहे हैं, थोड़ी समय के लिए लगा रहे हैं, तो उसका जो संवेग है टोटल, उसका जो दिशा है उसको थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। यही इसका आवेग है। आवेग से समझ में आ जाना चाहिए कि आवेग होता ही है तुरंत एकदम अटैकिव मोड वाला। आगे देखते हैं, आवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड है, क्योंकि न्यूटन बल का हो गया और थोड़े समय के लिए लगा रहे हैं तो उसका हो गया सेकेंड। और इसका हमको बीमा निकालना है, तो न्यूटन का याद किए हैं mL के पावर -2 हो गया, और सेकेंड का क्या होता है t, तो इंटू टी करेंगे तो -2 में से +1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, आवेग का बीमा क्या हो जाएगा, mL के पावर -1। तो इसका बीमा हम लोग निकाल लिए। आगे देखते हैं, घर्षण बल जो होता है वो हमेशा प्रयुक्त, जो घर्षण बल होता है ना वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है और इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे नहीं चल सकती, और यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पे चल रहा है तो उस पे कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर जो अपकेंद्रीय बल लगेगी ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = mv²/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लेना कि जो अपकेंद्रीय बल लगती है, अपकेंद्रीय बल का भी यही फॉर्मूला होता है, तो जो अपकेंद्रीय बल लगती है उसका फॉर्मूला क्या है, mv²/r। और r क्या है इसमें, तो वो है रेडियस, और v है वेलोसिटी, और m है द्रव्यमान पिंड का। आगे देखते हैं, अपकेंद्रीय बल या सेंट्री फोर्स। तो अजड़त्वीय फ्रेम अर्थात नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है, तो इसकी दिशा क्या होती है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, और कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। सूडो बल अर्थात आभासी बल। आगे देखते हैं इसको, तो वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पे कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत का इसका एग्जाम्पल है कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पे अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, और जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पे बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब ये नहीं कहना है कि जो कुआं पे मोटरसाइकिल चल रही है तो जो मोटरसाइकिल फोर्स लगा रही है कुएं पे तो वो अपकेंद्रीय बल, ऐसा नहीं है। उस पे अपकेंद्रीय बल बस अभिकेंद्रीय बल ही कार्य हो रहा है और वो प्रतिक्रिया बल है। आगे देखते हैं, बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण करते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात बल आघूर्ण जो T होता है ना, वो बल और गुणे आघूर्ण भुजा के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आघूर्ण भुजा ही है तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है किसका, मात्रक बल आघूर्ण का। फिर से इसको देख लेते हैं। तो बल आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, और किसी अक्ष के परितः
एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आगे देखते हैं इसको। सरल मशीन, सिंपल मशीन जो होता है, तो यह क्या है, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आना तैल और स्क्रू जैक आदि। ये सब क्या है, तो बल आघूर्ण के एग्जाम्पल है। एक बार हम लोग समझते हैं कि बल आघूर्ण क्या है, तो वापस इसको देख लेते हैं एक सेकंड। तो बल आघूर्ण बल है और इसका जो आघूर्ण भुजा है वो क्या होता है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्या है, दरवाजा है, ये है हमारा दरवाजा। ये दरवाजा क्या हो गया, यहाँ पे ये इधर से ये खुलता है, इधर से मतलब ओपन और डाउन होने के लिए इधर क्या है, खुंडी लगा हुआ है इसका। तो अगर दरवाजे पे हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ धकेल रहे हैं उसको या बाहर तरफ खींच रहे हैं, तो दरवाजा क्या होगा, खुलेगा, या तो अंदर साइड से या बाहर साइड से। अर्थात ये जो इसका लगा हुआ है आघूर्ण यहाँ पे जो है इसका कील है, यहाँ से यहाँ बल यहाँ लगा रहे हैं पर ये रोटेट यहाँ से हो रहा है। तो बल यहाँ लगा रहे हैं, रोटेट यहाँ हो रहा है, तो बल और जहाँ पे ये रोटेट हो रहा है इसके बीच की जो ये दूरी है ना, यही दूरी क्या है, इसकी आघूर्ण भुजा है। इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, आर से। जो बल जो ऐसे लगाते हैं अंदर की तरफ धक्का दे रहे उसके क्या है, ये लंबवत भी है। बल हम जो बल लगा रहे हैं तो वही होता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण से क्या हो जाता है, उनके बीच के दूरी और जो हम बल लगा रहे हैं उससे काम बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि घिरनी का काम हो जाता है, स्क्रू जैक का, स्क्रू में भी यहाँ पे नीचे है और ऊपर में हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो काम यहाँ पे हो रहा है और बीच में कहीं है कुछ घूमने वाला। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जहां से वो घूम रहा है उसके बीच की दूरी ही आर होती है, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों के मल्टीप्लाई करने पे ही आता है बल आघूर्ण। उत्तोलक का भी वही हाल है, घिरनी, आना तैल, स्क्रू जैक इन सब के एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं उत्तोलक के बारे में। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी ढीठ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है और उसी को उत्तोलक बोलते हैं। और उत्तोलक में क्या होता है, 3 बिंदु होते हैं। जो उत्तोलक होते हैं उसमें 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु को क्या बोलेंगे, आलम्ब, अर्थात पहला बिंदु को क्या बोलेंगे, आलम्ब अर्थात फलक्रम, इंग्लिश में फलक्रम। और जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उससे आलम्ब करते हैं। कोई भी चीज में जो जैसे चिमटा ही है, तो यहाँ पे चिमटा में जो लगा हुआ है ना कॉर्नर पे, तो वही क्या होता है, उसका फलक्रम या आलम्ब होता है, जहां से ये मूव करता है तो उसको फलक्रम बोलते हैं। अगला पॉइंट है आयास या एफर्ट। तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आयास, एफर्ट। तो इस पे यहाँ चिमटा पे जो हम बल लगाएंगे इस पे, तो ये बल हो गया हमारा एफर्ट, क्योंकि हम एफर्ट कर रहे हैं। अगला पॉइंट है भार। तो जैसे ये चिमटा में यहाँ पे कुछ हम सामान इसके बीच में उठा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उतरले के द्वारा जो बोझ उठाया जा रहा है या रुकावट हटाई जा रही है उसे क्या बोलेंगे, भार। ठीक, ये पॉइंट क्या होगा, जहाँ जोड़ है इसको बोलेंगे आलम्ब या फलक्रम, और जो फोर्स लगाएंगे वो एफर्ट या आयास, और जो भार उठाएंगे वो भार। आगे देख लेते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो पहला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं। इस वर्ग के उत्तोलकों में जो आलम्ब होता है एफ होता है फलक्रम, वो आयास ई तथा भार डब्ल्यू के बीच में स्थित होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बताती हूँ, आप लोग याद रखिएगा, फ्ली, FLE, फ्ली। तो जो ये तीनों में क्या होता है ना कि पहला श्रेणी में जो रहेगा उसमें फलक्रम बीच में आएगा, और दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, लोड बीच में आता है, और तीसरा श्रेणी में क्या होता है, एफर्ट बीच में आता है।
तो फ्ली से क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला में एफ आ रहा है तो एफ बीच में आएगा, और सेकेंड वाला में एल अगर लोड बीच में आ रहा है तो वो सेकेंड श्रेणी का, और ई से एफर्ट अगर आ रहा है बीच में तो वो तीसरे श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे कि इसको हटा लेते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। क्या बोल रहा है कि फलक्रम जो है आयास और भार W के बीच में होता है, अर्थात फ्ली में F फर्स्ट आ रहा है तो F बीच में होगा। तो F बीच में है तो वो कैसा श्रेणी का है, तो F पहले नंबर पे है फ्ली के अनुसार, F इधर साइड लिख देते हैं फ्ली, तो फ्ली के अनुसार पहले नंबर पे है तो वो पहला उत्तोलक और पहला श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक लाभ जो होते हैं ना वो एक से अधिक होते हैं और एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकते हैं पहला श्रेणी में। और इसके एग्जाम्पल है कैंची। कैंची में क्या होता है, कैंची ऐसे होता है ना, तो पता नहीं कैसे बन गया कैंची, जो भी बना। तो यहाँ पे बीच में जो होता है तो ये क्या है, बीच में इसका खुंडी है, तो बीच में हो गया फलक्रम, तो ये क्या होगा, पहला श्रेणी का हो गया। पिरास में भी वही हाल है, पिरास भी ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे सरसी भी ऐसे ही कुछ होता है, तो बीच में आ जाता है फलक्रम, तो ये पहले श्रेणी का। हैंड पंप, ये साइकिल ब्रेक, तो साइकिल ब्रेक क्या है ना कि ऐसे इतना आसानी से नहीं पता लगता है कि उसको बीच में आता है उसका फलक्रम, तो इसको याद कर लेना कि साइकिल का ब्रेक फर्स्ट श्रेणी का है। सी से जो झूला होता है वो भी पहले श्रेणी का होता है। जो कील उखाड़ने की मशीन होती है वो भी क्या होती है, पहले श्रेणी की होती है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। हैंड पंप भी प्रथम श्रेणी का होता है। हैंड पंप इसलिए होता है क्योंकि ये है हमारा हैंड पंप, यहाँ पानी हो रहा है तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये बीच में क्या है इसका फलक्रम, इधर पानी दे रहा है, लोड तो इधर है, एफर्ट इधर है, तो बीच में फलक्रम ही आ रहा है ना, तो हैंड पंप क्या हो गया, ये प्रथम श्रेणी का हो गया। साइकिल का ब्रेक हो गया, शीशे का झूला हो गया, और सरसी कील उखाड़ने की मशीन। अगला पॉइंट देखते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या है, तो इस वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है कि लोड फलक्रम व आयास के बीच में भार आता है, भार अर्थात लोड बीच में आता है, और इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ क्या होगा, हमेशा एक से ज्यादा होता है। आगे देख लेते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो गया, तो इस वर्ग के उत्तोलक में जो होता है लोड भार होता है बीच में आता है। इसके एग्जाम्पल कौन से है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन है, श्रौता है, और एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, श्रौता और एक पहिया कूड़ा ढोने की गाड़ी, क्योंकि इसमें लोड जो भार होता है बीच में आता है। तीसरा पॉइंट है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो इस वर्ग के उत्तोलकों में जो आलम होता है ना वो क्या होती है, अर्थात जो हम फोर्स लगाते हैं, जो आयास होती है, तो वो क्या होता है कि लोड और आयास एफर्ट के बीच में होता है, आयास जो एफर्ट लगाता है, और इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है कि सदैव एक से कम होता है। दूसरा वाला एक से ज्यादा होता था और तीसरा वाला सदैव एक से कम होता है, पहले वाला में तीनों होती है। इसका एग्जाम्पल तृतीय श्रेणी क्या है, मनुष्य का हाथ और चिमटा। ये जो चिमटा है ना, चिमटा का मैप बनाए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु पकड़ रहा है, यहाँ पे इसका फलक्रम हो गया, तो बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर से हम दबाते हैं ना, इधर से ही दबाया जाता है, तो बीच में अगर दबा रहे हैं तो बीच में ही तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बीच में फोर्स हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। आगे देखते हैं गुरुत्व केंद्र। तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। आगे देखते हैं कि वस्तु का भार जो है वो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पे वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुख्य बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। आगे देखते हैं अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन को देखते हैं, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसे संतुलन को क्या बोलेंगे, अस्थायी संतुलन।
अस्थायी संतुलन क्या है कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की स्थिति में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अगला है उदासीन संतुलन। तो यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। आगे देखते हैं कि अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है और ये 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है अधिकाधक नीचे की ओर होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, तभी वो वस्तु अस्थायी होगा। तीसरा चैप्टर देख लेते हैं, जो चैप्टर हो गया कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो कार्य ऊर्जा शक्ति को देखते हैं। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य बराबर क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अगला नोट इसका है करने लायक कि यदि बल F तथा विस्थापन H के मध्य कोण थीटा बन रहा है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे कार्य वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आगे देखते हैं ऊर्जा। अगला पॉइंट है ऊर्जा। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य का भी जूल और ऊर्जा का भी जूल होता है। कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होता है। अगर 2 पिंड जो है उनकी गतिज ऊर्जा एक समान है तो जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा या फिर जिस पिंड का वेग कम होगा एवं वेग कम होगा, द्रव्यमान अधिक एवं वेग कम होगा, वैसे पिंड का जो संवेग होता है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा समान है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा और वेग कम हो उसका संवेग ज्यादा होता है। अगला पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। PG पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का mgh। तो mgh, h हाइट हो गया और m उसका द्रव्यमान हो गया और g क्या हो गया? तो गुरुत्व जनित त्वरण होता है mgh। अगला पॉइंट देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तब जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण क्या होगा? स्थिर रहेगा और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, तथा पानी उड़ने से ये विद्युत बना देता है डायनेमो।
आगे है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या करेगा, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, जलता है तो प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करेगा, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन में बोलने पर क्या होता है, ये ध्वनि उसमें से लेगा और उसको विद्युत के रूप में ट्रांसलेट कर देता है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगला है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा लेता है कंप्यूटर से या मोबाइल से और उसको जोर से बोलता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर। तो उसके नाम से ही पता लग रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक चक्की की जो मील होती है उसमें विद्युत मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को हला चलाता है उसे, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। अगला है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे बैटरी हमारी है तो ये सब क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है सितार। तो सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। संवेग। अगला पॉइंट है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। तो संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, p²/2m, और p जो संवेग है इसका फॉर्मूला होता है mv। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m इंटू v², और p संवेग बराबर क्या होता है mv। तो हाफ और इसको m इंटू v, और क्या लिख सकते हैं, ये v इसमें का बचा और इसके साथ m का गुणा कर दो, नीचे में m कर दें तो m से m कट जाएगा तो mv² बचेगा। तो ये mv और mv की जगह पर क्या लिख सकते हैं, p। तो क्या हो जाएगा, हाफ और p डबल p हो गया, p इंटू p हो गया, तो p² बटा में m। तो यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है p²/2m। तो सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बना भी लिया जाएगा। आगे देखते हैं, अर्थात जो संवेग है ना, इसको दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि संवेग काइनेटिक एनर्जी जो है इसको दोगुना करेंगे। तो यहाँ पे संवेग तो p² है ना, तो अगर ये संवेग हमारा 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है शक्ति। तो कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होगी, W/t। तो W कार्य को t समय में किया गया है तो वो शक्ति, अर्थात प्रति सेकंड जो कार्य किया जाता है वही उसकी शक्ति होती है। शक्ति का सही मतलब क्या होता है, वाट, और जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति का क्या फॉर्मूला है, कार्य बटा समय, अर्थात जूल बटा में सेकेंड इक्वल टू वाट इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड, क्योंकि 1 जूल में क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, और 1 जूल में क्या होती है, 10⁻7 अर्ग। तो 1 किलोवाट जो होगा, तो किलो लगाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट हो जाता है, और 1 मेगावाट में क्या हो जाएगा, मेगा में 10⁻6 होता है तो 10⁻6 वाट हो जाएगा। शक्ति की एक और मात्रक होती है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति की इकाई होती है जेम्स वाट के द्वारा दी गई थी। तो एक अश्व शक्ति को हॉर्स पावर को HP से डिनोट करता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा, 746 वाट, अर्थात 550 फीट, और 1 BH। तो 746 वाट को क्या लिख सकते हैं, 746 गुणे 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड, क्योंकि वाट को लिखा जा सकता है 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। तो 746 गुणे 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा, और 1 किलोवाट को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखा जाएगा 1000 बटा में
746। तो एक हॉर्स पावर को 746 वाट होता है और 746 गुणे 10 की पावर, तो एक वाट, तो 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, 1000 बटा में 746 अर्थात 1.34 हॉर्स पावर, 1.34 हॉर्स पावर हो गया। वाट सेकंड देखते हैं, तो 1 वाट सेकंड में कितना होता है, 1 वाट गुणे 1 सेकंड अर्थात 1 जूल होता है। वैसे तरह से 1 वाट घंटा में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में 360 सेकेंड, तो 360 3600 जूल हो जाएगा। 1 वाट घंटा में कितना हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट में हो जाएगा 1000 वाट घंटा, तो 3600 गुणे 1000 तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। और वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक हैं। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर क्या है, तो ये सब शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर कार्य या ऊर्जा के मात्रक हैं। तो इसमें अगर टाइम मेंशन हो जाएगा तो कार्य और ऊर्जा के हो जाएंगे, और सिर्फ वाट रहेगा तो सब शक्ति के रहेंगे। अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।